आज का जो टॉपिक है वो ज़रा सच और झूठ का एक मौज़ना है। कहा जाता है, बड़ा मशहूर मुहावरा है कि झूठ की उम्र नहीं होती या झूठ के पैर नहीं होते। कहने का मकसद ये है कि कभी ना कभी जो बात आप छुपा रहे हैं और छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं वो बात खुल ही जाएगी। तो फिर हम झूठ बोलते क्यों हैं और उस वक्त सिचुएशन को संभालेंगे कैसे? एक झूठ बोला है तो उसको छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। ये हमने सुना तो है लेकिन हम इस पर अमल नहीं करते। वो कभी कभार खुद ही अपना ट्रेल ऑफ झूठ भूल जाते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसे ये फीलिंग मुझे ज़्यादातर करंट अफेयर्स का शो करते हुए आती है या जब मैं सियासतदानों से बात कर रही होती हूँ, क्योंकि बाकायदा हमें कभी कभार वीडियो एविडेंस रखना पड़ता है कि जनाब अली पिछले 3 माह पहले आप ये बात कह रहे थे, अभी सुबह सुबह भी आपने इसका एक डेमो देखा होगा। तो सवाल ये है कि हम झूठ क्यों बोलते हैं और झूठ बोलने की मोटिवेशन क्या है, उस वक्त किस चीज़ को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर उस पे सोने पे सुहागा, जो कहते हैं ना, एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, कि आगे से कहा जाता है ये तो मैं तुम्हारे लिए झूठ बोला था, ये मसलहतन बोला था, ये तुम्हें तकलीफ़ ना हो इसलिए बोला था। क्या ये सारे एक्सक्यूज़ेस एक्सेप्टेबल हैं या नहीं? आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन गिव अस अ कॉल एंड शेयर विद अस योर एक्सपीरियंस ऑफ इट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त वजिया रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। थैंक यू वजिया फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं फरहान साहब, जो कि चीफ़ कंसल्टिंग ऑफिसर हैं विद पीपल इनसाइड, जो कि एक HR फर्म है और यकीनन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट पे काम करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एज वेल। आप बताइए वजिया, झूठ बोलने का सबसे बड़ा इंसेंटिव क्या होता है? हम पनिशमेंट को या पेनफुल सिचुएशन को अवॉइड कर रहे होते हैं? इज़ इट बिकॉज ऑफ शेम एंड गिल्ट, या वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू क्यूरेट आवर इमेज? व्हाट इज़ इट? आई थिंक जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि इमेज बिल्डिंग। अब उसमें आप अपने आप को किसी एडवर्स कॉन्सिक्वेंस से बचाना चाहें, अपना बहुत पॉजिटिव इमेज रखना चाहें, इन एनी केस इट लीड्स टू वन ऑब्जेक्टिव, दैट इज़ योर गुड इमेज। आप बहुत सारी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस से बचना चाह रहे हैं तो आप झूठ बोल के एस्केप कर सकते हैं, एंड देन आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने किसी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या दूसरे किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी शायद आपके लिए What फ़ायदेमंद does it mean for the health of the relationship between two people? यानी अगर मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ और चलें उसका मकसद जो आपने अभी बयान किया कि अपना इमेज को बरकरार रखना, अपना इमेज बिल्ड करना हो सकता है, लेकिन अगर एक रिश्ता और आपसी ताल्लुक़ सच का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकता और उसकी वजह से टूट जाएगा या आपका इमेज ख़राब हो जाएगा, इज़ दैट अ वेरी शैलो रिलेशनशिप? यस, क्योंकि अगर देखें, अगर जिस रिश्ते की बुनियाद ट्रस्ट पे नहीं है, झूठ क्या करता है? झूठ का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये कि हम रिलेशनशिप में ट्रस्ट लूज़ कर देते हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता, ना सिर्फ दूसरे पे बल्कि अपने आप पे। यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ इन दैट रिलेशनशिप ऑल्सो, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, चाहे आपके ऑफिस के साथ हो, चाहे आपके घर वालों के साथ हो, चाहे कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो। ट्रस्ट इज़ द बेसिक एलिमेंट, और वो किस तरह बिल्डअप होता है? ग्रेजुअली, खुद से, जब आप एक दूसरे को वो कॉन्फिडेंस देते हैं। झूठ कितनी देर तक आपको एक शैलो फाउंडेशन प्रोवाइड कर सकता है, और कभी ना कभी वो बात खुलकर आ जाती है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर HR प्रोफेशनल्स। फरहान साहब, एक जो बड़ी कॉमन चीज़ है, कुछ ख़वातीन निकाहनामे पे झूठ बोलती हैं अपनी उम्र को लेकर। दूसरा झूठ अगर मर्द और ख़वातीन का देखा जाए वो उनकी CV पे होता है। इतना ज़्यादा हाईली इन्फ्लेटेड अपने स्किल्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में कहना, एंड वी फील कि ये फिब्स तो चलते हैं। दैट इज़ वाई बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपके रेज्यूमे पे आपको फ़िल्टर तो करती हैं लेकिन यकीनन वो आपसे मिलना चाहती हैं। हम अपने रेज्यूमेज़ में झूठ क्यों बोलते हैं? अच्छा, इस झूठ की टाइप जो होती है वो एग्जैजरेशन होती है। आप एग्जैजरेट करते हैं। असल में हम चाहते हैं कि जो हम बनना चाहते हैं या जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं हम वो CV में लिखें। जो मेरा मुशाहिदा रहा है CVs को देख देख के और इंटरव्यूज़ कर कर के, जो कि शायद हज़ारों की तादाद में हो, 70% जो है CV के अंदर एग्जैजरेशन होती है, जो एक्चुअली झूठी होता है, लेकिन वो हमें लग रहा होता है कि झूठ नहीं है। बट एग्जैजरेशन टू व्हाट लेवल? यानी कई दफ़ा लोग क्लेम करते हैं कि जी ये तो सारा प्रोजेक्ट ही मैंने किया था, हालांकि आपके पास वो सलाहियत, वो स्किल नहीं है। दूसरा, कभी कभार अपनी स्किल्स के बारे में कि जी मैं फ़लाना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना जानता हूँ, मुझे तो ये काम भी आता है, मैं ये ज़बान भी बोल सकता हूँ, बट यू नो नथिंग। और आपको पता है कि अगर ये जिम्मेदारी दी गई तो मेरा तो भांडा फूट जाएगा। असल में इंटरव्यू के अंदर झूठ बोलने की रीज़न होती है कि आप कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। कंट्रोल इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको जॉब चाहिए। सो अगर आप CV के अंदर वो चीज़ें लिखेंगे जिसकी वजह से आपको वो जॉब मिल जाएगी तो आपको कंट्रोल फील होगा। एंड अनदर प्रॉब्लम, आप एक्सेप्टेड वैलिडेटेड फील करेंगे। अनदर प्रॉब्लम इज़ कि हम वीकनेस को छुपाते हैं बिलमूम। सिर्फ ये वर्क प्लेस की बात नहीं है, हमें वर्नेबिलिटीज़ को छुपाना जो है ना वो एक नॉर्मल फिनोमिना हो गया है और हम वो वीकनेस बता नहीं सकते। अब एक प्रोजेक्ट के अंदर मैंने कितना काम किया या मैंने कुछ भी नहीं किया,
मैं कोशिश यही करूँगा कि नहीं, क्योंकि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में था, उन लोगों के साथ में था, तो मैं ये ना बताऊं कि मेरे साथ बुरा क्या हुआ था। इसलिए आपको किसी भी सीवी में फेलियर्स नज़र नहीं आएंगे। दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि अब इसको जो हमारा सीवी का फॉर्मेट है ना, उसमें मस्ट कर देना चाहिए। ये बात आपको बता देनी चाहिए कि यू नो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि आप प्लीज़ अपने फेलियर्स, अपने चैलेंजेस, जो चीज़ें आपसे सही नहीं हुई और उससे आपने सीखा क्या, ये भी अपने सीवी में ऐड किया कीजिए। अच्छा जी, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि आपने ज़िंदगी में कहाँ कहाँ झूठ बोला है और इसका क्या असर पड़ता है। वजी अनदर इंस्टेंस आई कैन थिंक ऑफ इज़ शादी ब्याह के मामला जब तय हो रहे होते हैं, लोग अपनी तनख्वाह से लेके, अपनी उम्र से लेके, अपनी सलाहियत तक, तो ये जो चाउमीन है ये मेरी बेटी ने बनाया, जबकि बेटी को चूल्हा भी नहीं जलाना आता। क्यों बोलते हैं हम ये झूठ? क्योंकि हमारा माशरा सच को रीइंफोर्स नहीं करता। आप अभी ट्रेंड देखें कुछ अरसे से, बल्कि शुरू से ही, शायद पहले ही इतनी प्रोमिनेंस नहीं थी जैसे, लेकिन अभी आप लोग जिक्र कर रहे हैं कि बहुत दफ़ा हम लोग इसलिए भी झूठ बोलते हैं क्योंकि एक तो इमेज बिल्डिंग प्लस किसी कॉन्सिक्वेंस से बचाने के लिए, रिश्ता अच्छा है फ़ौरन से, अच्छा बात की बाद में देखी जाएगी। तो हमारा माशरा लॉन्ग टर्म में सच को रीइंफोर्स भी नहीं करता और उसको मसलहत के नाम पे शायद हम खुद बढ़ावा देते हैं। और वजह मुझे ऐसा लगता है एक स्टीरियोटिपिकल वे भी तो है ना, यानी हर लड़की जिसका रिश्ता होने वाला है वो डॉक्टर भी है और कम उम्र भी है, वो खूबसूरत भी है और खूबसीरत भी है, वो सुघड़ भी है और उसने घर को, पूरे घर को संभाला हुआ भी है। ये इमेज है जो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें शुरू से ये बताया जाता है कि बीइंग वीक और हैविंग सर्टेन वीकनेस इज़ बैड। हाँ, मैं हमेशा इसे कहती हूँ, जब मैं सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करवाती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, तो वो सोचने में 10 मिनट लगते हैं जनरली। इनफरादी तौर पे अगर आप मिले ना, तो वीकनेस क्या है जी, मुझे ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। सो मैं उनसे कहती हूँ कि वाई डू यू कॉल वीकनेस अ वीकनेस, मे बी दैट्स एरिया ऑफ एन इम्प्रूवमेंट। नो बट थिंक अबाउट इट दिस वे, आप दोनों लोग अलग अलग तरीके से लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। आपके पास आपका क्लाइंट आता है प्रॉब्लम्स लेके और सेल्फ इस्टीम इश्यूज इतने वाजे हैं कि अगर उससे पूछा जाए कि तुम्हारी यू नो वीकनेसेस क्या हैं तो उसको बहुत सारी पता है, स्ट्रेंथ्स क्या हैं बिल्कुल नहीं पता। और आपके इंटरव्यू में उलट है, स्ट्रेंथ्स ही स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस कोई नहीं है। तो ये बड़ा मज़ेदार बात है, इस पर ज़रा और बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदर इकबाल साहब, अकरम कुरैशी अब्तबाद। जी अकरम कुरैशी साहब, आप भी देखें, हमने इतनी मज़ेदार बात की है कि अगर जॉब इंटरव्यू होता है तो लोग अपनी कोई खामियां, कोई वीकनेस उनके अंदर नहीं है, सिर्फ खूबियां ही खूबियां हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर थेरेपिस्ट के पास जाते हैं मदद लेने के लिए कि जी मुझ पर बड़ा जहनी दबाव है एट्सेट्रा, तो खूबियां अपने अंदर कोई नहीं नज़र आती, सिर्फ खामियां ही खामियां अपनी ज़िंदगी में और अपने आप में नज़र आती हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? सदर इकबाल साहब, झूठ इस तरह है जिस तरह बहुत बड़ा मजबूत एक दरख्त होता है ना, हाँ जी, दरख्त होता है, उसके अंदर एक सफेद रंग का कीड़ा होता है जो अंदर से खाता जाता है, बाहर से वो बड़ा ताकतवर और मजबूत नजर आता है। एक हवा का झोंका होता है, जब गिरता है तो पता चला सारे कीड़े भी बाहर दरख्त की जमीन पे आ गिरता है। इंसान को भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सच कहे, सच अपने पे बोले, दूसरे के बोले, सच का फेस करे, इसलिए वो हकीकत है, वो आपकी जमीर की आवाज होती है। देखिए, जमीर आपका मुतमैन है सदर इकबाल साहब, तो आप किसी से मत डरें, मत खौफ खाएं। इंसान क्या कर सकते, क्या दे सकते हैं सदर इकबाल साहब, सब मेरे अल्लाह के पास होती है, तो लिहाजा आप झूठ का सहारा नहीं देना चाहिए। अच्छा ये बताइए अकरम साहब के पावर बैलेंस, यानी जो शख्स स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, किसी भी पावर पोजीशन पे है, वो अपना झूठ भी उतने ही पावरफुल अंदाज में बोलता है, और हमारे पास कभी कभार सच जानने के बावजूद कोई चारा नहीं होता कि हम उसका झूठ एक्सेप्ट कर लें या उसको बोलते रहने दें, उसको हम ना चैलेंज करते हैं ना उसकी तरदीद करते हैं। लेकिन एक कमज़ोर आदमी का सच भी हमें झूठ लगता है, इस पर क्या कहेंगे? देखें, ये बात जो आपने कही है, मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ। अच्छा, हमारा मसला क्या होता है सदर इकबाल साहब जी, हम माशी तौर पे अंदर से कमजोर होते हैं, और ये कमजोरी हमें उसके सामने बात करने से डरा रही होती है कि यार ये 90 से निकाल देगा, तुम्हारा क्या बनेगा, घर खाने के हमें पता होता है 100% ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर ये सलाहियत नहीं है, फिर हमें अपना मुल्क, अपना आइन प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, कोई भी घर वाला प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। आप कहें, घर वाले कहेंगे तुम बड़े सच के, तुझे ऐसा लगा हुआ तो तुमने भी ऐसा ही बोल देना। ये एक हमें तरबियत भी दी जा रही है, तो जैसे चलता है वैसे ही चलता है, जैसे ही चलता है तुम भी याद हो। अकरम साहब ये दुख हम सबका है, और मेरे ख्याल में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पूरे माशरे की बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। फरहान साहब, ये सवाल आपके पास लाऊंगी, जो पावरफुल शख्स है एक ऑर्गेनाइजेशन में भी देखें तो CEO कैन गेट अवे विद एनीथिंग, क्योंकि वो एक पावर पोजीशन पे है, वो सच बोले झूठ बोले, हम काफ़ी हद तक मजबूर हैं उसके वर्जन ऑफ रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ, जो कंट्रोल जो आपको देती है पावर।
तो ये पावर असल में जैसे कहते हैं ना कि नेक्स्ट पर्सन इसको अपनी ईगो का भी मसला बनाता है, और समटाइम्स जो सच बताता है वो पूरा नहीं बताता। ये भी बिल्कुल टाइप है। वर्क प्लेसेस पे जो ज़्यादातर मैंने देखा है, जितनी सीनियर पोजीशन होगी वो सच का पूरा वर्जन कभी नहीं बताएंगे, जो कि बड़ी ब्रूटल रियलिटी है। और मैं काम करता हूँ ज़्यादातर। एंड डू यू इनकरेज दैट ट्रेट इन अ लीडर? देखिए, हम अगर बड़ी बड़ी किताबें सुने, यू नो द रूल्स ऑफ पावर को देखा, लॉज ऑफ पावर को देखें, या यू नो संजू की द आर्ट ऑफ वॉर को देखें, तो वो कहते हैं सीक्रेसी या सच अपने तक रखना और उसको दूसरों से शेयर ना करना, ये बड़ी पावरफुल बात है। इज़ इट दैट आप लीडर्स में ये प्रमोट करते हैं, या एक लीडर को सब कुछ अपने टीम को बता देना चाहिए? जब हम लीडरशिप कोचिंग करते हैं जिसके अंदर लीडर्स को रेडी कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर तो हम उनको ये बताते हैं कि आपको अगर ट्रस्ट कायम करना है, देखें सच लेके किधर जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की लैकनेस है वो ट्रस्ट की है। तो ट्रस्ट डेवलप कैसे होगा अगर मैं आपके साथ में मुश्किल बात नहीं कर सकता, आपके साथ आपको मैं लेकिन हर मुश्किल शख्स फीडबैक ना दे की, सकूं। बिल्कुल सही फरहान, इस पे ज़रा बिल्डअप करते हैं, वापस आके एक ब्रेक लेना है। लेकिन हर शख्स की कैपेसिटी भी तो नहीं होती ना। मिसाल के तौर पे घर में अगर माली मुश्किलात हैं तो आप 6 साल के बच्चे को अपने घर में वो बात नहीं बताएंगे। इसी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई मसला चल रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की सबसे जूनियर पोजीशन यानी एक चपरासी, एक पीएन या गेट कीपर को वो बात नहीं बताएंगे। लेवल्स होते हैं, हर इन्फॉर्मेशन को हैंडल करने का एक शख्स होता है। और आप ये चीज़ घर में खुदा ना खासा अगर कोई बीमार हो जाए तब भी देखते हैं। जो शख्स खुद मरीज़ है उसको नहीं बताई जाती, या कोई और शख्स है जिसका दिल कमज़ोर है उसको ये बात नहीं बताई जाती। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। और वहाँ पे हमारा गाइडिंग प्रिंसिपल क्या हो सकता है, झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मुख्तलिफ सिचुएशंस क्या होती है। वी कांट रियली जनरलाइज। लेकिन अब हमें प्रोग्राम में अंजा साकिब भी ज्वाइन कर रही हैं, तो ये जानते हैं पर्सनैलिटीज़ का जो डिफरेंस होता है। जो डोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनके झूठ को भी सच समझा जाता है। जो बेचारा सबमिसिव इंसान होता है उसके सच को भी हम ज़्यादा घास नहीं डालते। लेकिन ज़रूरत किसको ज़्यादा पड़ती है? अगर आपको पता है कि आप एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हैं, आपके झूठ या सच से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपका बाल भी बीका नहीं कर सकता, तो फिर क्या आपकी ज़रूरत झूठ बोलने की कम हो जाती है? व्हेन यू आर इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन, सिर्फ उसके 2-3 ही मोटिव्स हो सकते हैं कि आप अपनी सुप्रीमेसी, अपनी पावर को बरकरार रखना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, क्या सबमिसिव लोग जिनको पता है कि अगर उन्होंने सच बोला तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं, तल्ख हो सकते हैं, दे आर मोर प्रोन टू स्पीकिंग और टेलिंग द लाई। ये ज़रा बात करते हैं। अंजा, आपने क्या देखा है, डोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं या सप्रेस्ड एंड सबमिसिव पर्सनालिटी के लोग ज़्यादा झूठ बोलते हैं? सिद्रा, सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि जो नैरेटिव बनता है ना झूठ के बेसिस पे, वो बनता है एक पोजीशन ऑफ पावर से है, डोमिनेंस से। लेकिन जो झूठ आम होता है, लाइक फॉर एग्जांपल जो डोमिनेंट पर्सन है वो एक अपना नैरेटिव बना लेता है, लेकिन उसको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं एक चीज़ में झूठ बोलूं, क्योंकि उसकी कहीं भी बात बिकम्स, जैसे हम कहते थे ना पिछले ज़माने में कि लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन जो सप्रेस बंदा होता है उसको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ फियर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अपनी किसी को अपसेट करने का फेयर, जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में है उसको नाराज करने का फेयर। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पे फेयर का एक बड़ा कनेक्शन है झूठ से, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चा भी होमवर्क नहीं किया होता है, या कोई रिलेशनशिप के भी अंदर अंजा, मुझे ये बताओ कि you know comment on politics and the defense matters as well. पब्लिक ओपिनियन के बारे में क्या कहोगी? क्योंकि आज एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी वन कैन सी कि ज़माने कदीम से, वर्ल्ड वॉर के टाइम से जो नैरेटिव बिल्डिंग, जो पब्लिक ओपिनियन फॉर्मुलेशन होती है वो एक ख़ास अंदाज में होती है। आप कई रियलिटीज़ को अपना सच मानकर उस हाइपोथेसिस को एज अ नेशन, एज अ स्टेट आगे लेकर चलते हैं। उससे फ़ायदे या नुकसान क्या हो सकते हैं? अगर वो ब्लेटेंट लाइज हैं एंड यू आर मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन, तो उसका नुकसान क्या हो सकता है? Sidra, we are living in a post-truth era, and then we also have now, अगर वही हम बात जैसे करते थे कि अब मीडिया इतना ज़्यादा empowered है, और सबसे ज़्यादा फिर हमारे पास एक टूल, एक अगर आप देखें फोर्थ पावर ऑफ द स्टेट है वो सोशल मीडिया। अगर हम उसको देखें, देयर आर अ लॉट ऑफ फेक न्यूज़
प्रोपेगेंडा गोइंग ऑन। सही। तो अब अभी जो स्टेट्स डू नॉट फाइट बिटवीन, या इवन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी आप देखें जो ऑपोजिशन होती है, वो दे आर नॉट फाइटिंग बेस्ड ऑन एजेंडाज और ऑन आइडियोलॉजीज। यहाँ पे कौन सबसे अच्छी स्टोरी फॉर्मुलेट कर सकता है, कौन ऐसा नैरेटिव बना सकता है जिसको मैसेज फॉलो करें। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि छोटी से छोटी खबर आ जाती है न्यूज़ में कि फला पॉलिटिशियन जो है दे पास्ड अवे, तो वो 1 मिनट नहीं लगता है सोशल मीडिया, क्योंकि हमारा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्पेशली फ्लो ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है कि अब हमें वो चीज़ जो कि सोशल मीडिया पे हमें फ़ौरन नज़र आ रही हो, हम उसको वैलिडेट कर देते हैं। अब बड़ा इजी है आजकल डीप फेक बनाना, किसी के शक्ल या यूज़ करते हुए वीडियोस लीक कर देना, ऑडियोज लीक कर देना। अब हम तो, क्योंकि मेरा काम और रिसर्च ही इन एरियाज़ में, यू वुड बी सरप्राइज कि लोग सिर्फ एक फिगर ढूंढते हैं कि कुछ उन्होंने अपने दिमाग में, क्योंकि हम बार बार जब एक चीज़ को रिपीट करते हैं तो जो आपके दिमाग में एक हीरो है वो हीरो है, विलन है वो विलन है, तो ये अगर बड़े आसान लफ्जों में अगर मैं समझाऊं, और उसके खिलाफ अच्छा, ये छोटी से छोटी हाँ, चीज़ों पे भी ट्रिगर ये होती जो है। आपकी बात है ना अंजा, मैं वजिया के पास लाना चाहूँगी, माहिर नफ्सियात हैं। वजिया, मुझे बताएं सच और झूठ, क्योंकि ये अक्सर बहस में बात आती है डीप फेक्स की, फेक प्रोपेगेंडा एंड न्यूज़ की, इससे क्या अमूमी तौर पे यानी कम्प्लीटली ऑपोजिट जहन साजी की जा सकती है? पब्लिक नैरेटिव या पब्लिक ओपिनियन एक पूरे मुख्तलिफ अंदाज से बदला जा सकता है, 180 डिग्री शिफ्ट दे सकते हैं उससे? ये उसी सूरत में होता है जब आपकी सोसाइटी में ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती है। अगर आप मैसेज को वही बताना चाहें और आपके पास किसी का वीक पॉइंट है, जैसे हमारी सोसाइटी का वीक पॉइंट क्या है, आप किसी को थोड़ा सा गेन दे दो वो आपकी गुनगाने शुरू हो जाते हैं। तो जो नैरेटिव बिल्ड होता है उसकी भी एक रीज़न होती है कि आपने एक दफ़ा बिल्ड तो कर लिया, लेकिन उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए वही लोग हैं। सही। अब आपके पास डेफिनेटली उनकी कोई ना कोई वीकनेसेस है, वो तब तक सस्टेन करेगा। लेकिन एक रियलिटी, जो बिटर रियलिटी है कि अगर सच सुनना है तो सच बोलने की भी आदत डालनी चाहिए। लेकिन चूंकि हमारे माशरे में अगैन उसकी वो नहीं होती, लेकिन वो जब तक बिल्डअप रहता है, जब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंट्रोल मैकेनिज्म्स और पावर डायनामिक्स जब तक रहेंगी वो सस्टेन करेगा। अच्छा, बुरी आदतें, अब इसको ज़रा इसी चीज़ को इनफरादी अमल पे लेके आ जाते हैं ना। बुरी आदतें हैं या कोई बुरी क्वालिटी है, नेगेटिव क्वालिटी है, उसको छुपाया जाता है और फिर उसके एक तरह से एक्सेप्टेंस भी है। मिसाल के तौर पे शादी के वक्त नहीं बताया लड़का सिगरेट पीता है या लड़का शराब नोशी करता है, बाद में सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया गया ये तो सभी करते हैं, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसमें ऐसी कौन सी बुरी बात है? तो जो शख्स रिसीविंग एंड पे है वो क्या करे? वो अपने आप से, एक तो उसको फील हो रहा है कि मुझे धोखा दिया गया है एंड नाउ आई एम स्टक, वजिया व्हाट आर द ऑप्शंस देन? देखिए, सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि यू शुड स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। हम लोग, हमारा माशरा हमेशा ये कहते हैं वो जी मसलहतन, हम जब तक मसलियत को प्रमोट करेंगे हम खुद उस मसलियत का शिकार हो जाएंगे, विच इज़ नॉट हेल्दी। सही। हेल्दी कोपिंग ये कहती है कि अगर जो चीज़ आपके कंफर्ट जोन से आपको निकलने पर मजबूर कर रही है, बेसिकली वो सही चीज़ है, लेकिन आप एक दफ़ा इनिशिएटिव लेंगे, अगली बाकी दिनों में आपको उसका सुख होगा। लेकिन अगर हल्का हल्का आप झूठ बर्दाश्त करते रहेंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप बर्दाश्त कर रहे हैं। यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू, सो इफ़ यू वांट टू बी ट्रीटेड वेल, विद लॉयल्टी, विद ऑनेस्टी, विद इंटेग्रिटी, यू शुड be behaving in that way as well. But this is unpopular opinion ना फरहान, जैसे अभी इन्होंने कहा तो फैमिली सिचुएशन हो या काम की सिचुएशन हो, अगर आपसे ब्लेटेंट लाए पूछा भी गया है एंड यू आर इन अ सबमिसिव पोजीशन, आपके पास ज़्यादा अथॉरिटी, ज़्यादा पावर नहीं है, आपकी कोई मजबूरी है, काम करना आपकी मजबूरी है, शादी निभाना आपकी मजबूरी है, या सर्कमस्टांसेस में अगर आपने बहुत रैशली एक्ट किया तब भी आप ही बुरे बनेंगे कि भाई मैं अभी एक नौकरी ज्वाइन की है, 1 महीने के अंदर अंदर मुझे पता चले कि वो नहीं है जो मैंने सोचा था, छोड़ने से मेरे ही सीवी पे नुकसान होगा, मुझे ही लोग कहेंगे कि ये मुस्तकिल मिजाज नहीं है। शादी के मामलात भी ऐसे ही होते हैं, तो फिर क्या किया जाए? अच्छा, इस पर मैं एक कोट से शुरू करता हूँ कि सच बोलना इस तरह से है जिस तरह से आप हाइकिंग में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और झूठ बोलना इस तरह से है जिस तरह से आप खाई में उतर रहे हैं, नीचे भाग रहे हैं। हाँ। सो अब आप अगर वर्क प्लेस पे हैं या पर्सनल लाइफ में, तो ये अब डिसाइड करना पड़ेगा। देखें, एक टाइम आएगा कि वो खाई में आप गिर जाएंगे, क्योंकि झूठ बोले ना, तेज़ी से उतर रहे हैं आप। मुश्किल है कि आप किसी जगह पहुंच पाएँ, और हमने ये देखा है, हम लाइफ कोचिंग भी करते हैं, लाइफ कोचिंग में हमने देखा दे एंडेड अप विद द वर्स्ट कंडीशन। ठीक है जी, सच और झूठ की बात हो रही है जी, मैनेज करना है परसेप्शन। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो
अच्छा, कॉल ट्रांसफ़र नहीं हो रही, हो जाए तो मुझे बताइएगा। अंजा, आप क्या कहती हैं, आपने ज़िंदगी में कोई ऐसा शॉकिंग किस्म का झूठ सुना या आपसे बोला गया जिसके बाद आपने कहा यार ऐसा भी हो सकता है, यानी ये शख्स ऐसी बात भी कर सकता है, एंड व्हाई डिड ही नीड टू और व्हाई डिड शी नीड टू, ऐसा हुआ है कभी? जी बहुत दफ़ा हुआ है, और सरप्राइजिंगली अगर आप देखें तो लोग ज़्यादातर ये झूठ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनको कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा होता है, कोई ना कोई एक इस तरह की उनकी हैबिट बन गई होती है, जो कि मैंने तो बड़े कंपल्सिव लायर्स भी देखे हैं, और ख़ासकर यू नो बीइंग अ फीमेल, अ लॉट ऑफ मर्द हजरात ऐसे होते हैं, यू नो वो जो एक आपको आप में इंटरेस्टेड होते हैं हाँ। शादी के लिए या परस्यूइंग यू, हाँ। उनमें बड़ी आदत होती है कि हमेशा दे वांट टू पुट देयर बेस्ट फ्रंट फॉरवर्ड। उनको लगता है वो बड़े इनसिक्योर होते हैं अपनी ज़ात में जी, कि यू नो हम अगर ज़रा सा भी अपने बारे में कुछ रिवील कर देंगे। मैंने तो लोगों को ये भी कहते हुए सुना है ऑफन अबाउट देयर अर्निंग्स या अबाउट देयर मेंटल हेल्थ इश्यूज या कोई ना कोई चीज़, आप एक शॉक में चले जाते हैं कि ये इंसान मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। और आप देखिए जब आप रिश्तों की बुनियाद ही झूठ पे बेस करते हैं तो ऑब्वियसली वो रिश्ता सस्टेन तो नहीं कर सकता। अंजा, ना, एक वुड यू वांट टू beauty कमेंट ऑन मैरिड मेन परसुइंग सिंगल वुमेन? उसके अंदर तो वो बेचारे हमेशा ही विक्टिम जी। होते हैं ना, उनकी बीवी से बन नहीं रही Fortunately, होती, मेरे उनकी साथ- बीवी एक ड्रैक्युला होती है, उसके बारे में क्या कहोगे, बिल्कुल। है ना? तो फॉर्चुनेटली मेरे साथ डायरेक्टली ऐसा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन हाँ। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ आप और मैं दोनों भी साथ हैं, वहाँ पे बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं कि मैरिड मैन, हैप्पीली मैरिड मैन, बच्चे बीवियों वाले, वो जाके सबको एक ही कहानी बता रहे होते हैं कि जी नापसंदीदा शादी थी, मैं खुश नहीं था, मुझे अभी सच्ची इस तरह मोहब्बत कभी नहीं मिली। सच्ची मोहब्बत कभी नहीं हुई, तुम ही मेरी सच्ची मोहब्बत, और वो सच्ची मोहब्बत फिर बदल जाती है। और जहाँ बीवी को अलग हाँ। झूठ, महबूबा को अलग झूठ, हाँ। और एट द एंड ऑफ द डे देखिए वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। फिर उनसे आप अगर वो बड़ी बेसिक चीज अच्छा, होती मैंने है, जितना एक और अगर आप- चीज़ अंजा नोटिस की है कि कई दफ़ा झूठ बोलने वाला ना बोल तो झूठ रहा होता है, लेकिन वो सबसे पहले अपने ही झूठ पे ईमान ला चुका होता है, यानी इट इज़ at some point in time it becomes an extension of their thinking and their personality. फिर वो उनको झूठ नहीं लग रहा होता, वो उसको justify कर रहे थे। But coming to the point that you made, White lie. फरहान, HR पॉलिसीज़ भी हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस इसको मुख्तलिफ अंदाज में देखती है, तो हरासमेंट पॉलिसीज़ भी बड़ी स्ट्रिक्ट हैं। मैं इंडिया का एक कानून मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इवन व्हेन थिंग्स और एन अंडरस्टैंडिंग और अ रिलेशनशिप इज़ कंसेंशुअल, लेकिन अगर कोई अथॉरिटी फिगर अपने सबॉर्डिनेट के साथ हो तो उसको अब्यूज़ और हरासमेंट ही माना जाता है, बिकॉज वो कहते हैं कि भाई मुश्किल होगा, वो इस बात को रिकग्नाइज़ करते हैं, मुश्किल होगा एक सबॉर्डिनेट के लिए आपको ना कहना क्योंकि आप एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में हैं। क्या कहेंगे, इस तरह के कवानीन पाकिस्तान में हैं या ऑर्गेनाइजेशंस इसको ऑनर करती हैं? इस तरह के कवानीन का तो मुझे नहीं मालूम। ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज़ होती हैं, हम हरासमेंट पॉलिसीज़ जो वर्क प्लेस पर बनाते हैं उसके अंदर इस चीज़ को मेंशन किया जाता है। और ये सही है क्योंकि इट्स अ बायसनेस की एक टाइप है, इंटेलिजेंस बायसनेस कहते हैं इसको, कॉग्निटिव, कि अगर मुझे मालूम है कि मेरा सुपरवाइज़र है और उस सुपरवाइज़र को मैं ना नहीं बोलूँगा क्योंकि कल को मेरा अप्रेजल भी होना है, मुझे उसके साथ रोज़ाना काम करना है, यू ऑलरेडी स्पेंडिंग योर लाइक हाफ ऑफ योर लाइफ एट द ऑफिस, आपको उसको फेस ऑफ करना है, तो आप उसके मोस्ट प्रॉब्ली हरासमेंट के अंदर और या उसके झूठ के अंदर भी हाँ में हाँ मिलाएंगे। हाँ में हाँ मिलाएंगे। एंड दैट, ये जो कंपल्सिव झूठ की आपने बात की ना, दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड डिजीज़। इसको हम कहते हैं मेंटल इलनेस कहलाती है ये। बिल्कुल सही। और आपके सबॉर्डिनेट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कंपल्सिव कंप्लायंस के अलावा, यानी वो उसने कंप्लाई ही करना होता है, आपकी बात को वो निगेट नहीं कर सकता। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जवार हुसैन बोल रहा हूँ जी, सरगोदा से। जवार साहब, क्या कहेंगे झूठ और सच के इस पूरे खेल के बारे में? झूठ तो झूठ ही है जी। हाँ जी, क्यों बोलते हैं हाँ लोग जी। फिर? झूठ पता नहीं क्यों बोलते हैं, मुझे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फितरत में होता है शामिल। आपने हर कभी बात झूठ में बोला है? झूठ बोलना। आपने कभी झूठ बोला है? मैंने फोन ही सिर्फ इसीलिए किया कि एक दफा हमारे किसी रिश्तेदार में कोई अदालत में केस चला गया, जी। हमें पता था कि हमारे रिश्तेदार झूठे हैं। हाँ जी। उन्होंने गवाही में मेरा नाम भी लिखवा दिया, हम 5 गवाह थे, ओहो। मेरा चौथा नंबर था। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह मियां आज मुझे बचा ले। आप यकीन करेंगे कि जाफरी साहब थे एक जज,
जी जी। उन्होंने 3 बंदे बुलाए और चौथे को छोड़ के 5वें को बुला लिया। जवार हुसैन को उन्होंने नहीं बुलाया। ओ, और मैंने नफल पढ़े थे अल्लाह के हजूर के, अल्लाह ने मुझे आज मेरी दुआ सुन ली और मुझे बचा लिया। लेकिन इस आप नहीं अदालत में समझते कि झूठ फिर आपका बोलने। फर्ज ये भी था कि आप अदालत में सच बोलते? नहीं, अब मैं क्या पीछे मेरे आपने सिर्फ इसी बात के खड़ी थी। नफल माने थे कि मुझे बुलाए ना, आपका ये फर्ज नहीं था कि आप मैंने जाके बहुत सच कुछ- बोलते? मैंने बहुत कुछ कहा था, मेरी खाला थी, वो मैं इनकार भी नहीं कर सकता था। हैं जी? हाँ जी। लेकिन अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की थी। अल्लाह ने आपको मौका दिया सच बोलने का जो आपने अवेल नहीं किया। अब बस देखें अब क्या कर सकते थे। ये भी तो लेकिन एक तरीका है ना देखने का चीजों का। झूठ बोलने से बच गया था। तो सच भी तो नहीं बोला, उसके भी तो फायदे मिल जाते। बस उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं फिर। आप इसी पे खुश हो गए। चलें जवार साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने झूठ से तो बचा लिया लेकिन सच की तौफीक भी दे आपको। मुझे बताएं वजिया, आप क्या कहेंगी? लोग हमारे यहाँ देखें, बड़ी मुसीबत से छोटी मुसीबत, ये एक बारगेनिंग रह गई हमारे लिए। जिस सोसाइटी में कहा जाता है माइट इज़ राइट, वहाँ कानून बन नहीं सकता, क्योंकि हाँ। माइट को हम गलत कह ही नहीं सकते। ठीक, हाँ। तो वो जो कानून की आप बात करी है वो इसलिए नहीं है। जो कंपल्सिव लाइन की है वो यही है कि झूठ क्यों प्रमोट हो रहा है, क्योंकि कन्वीनियंट है। ठीक है, झूठ नहीं बोला लेकिन कन्वीनियंटली सच भी नहीं बोला। बिल्कुल। ठीक है, फिर पॉजिटिव लाइट में भी रहना है, नाराज नहीं कर सकते। रिश्तेदार भी तो हैं, रिश्तेदार भी तो हैं। झूठा ही सही लेकिन रिश्तेदार तो मेरा अपना है। झूठ के ये मामले होते हैं, एक तो वो कन्वीनियंट है, हाँ। आपको पॉजिटिव लाइट में दे रहा है, प्लस जो प्रेशर उस टाइम पे बिल्ड हो रहा है वो वक्ती तौर पे रिलीव भी उसी तरह से हो रहा है, बिकॉज या हाँ। वक्ती तौर पे वो प्रेशर रिलीव हो गया। प्लस फिर मोटिवेशन क्या है, मेरा मोटिवेशन झूठ से बचने का है या मुस्तकिल तौर पे सच्चा बनने का है, तो वो करेज डिमांड करता है। तो वो शायद हमारे यहाँ प्रमोट भी नहीं होती, रीइंफोर्स भी नहीं होती, इनकरेज भी नहीं होती, रिवॉर्ड भी नहीं होती। ये वाले सिचुएशन। बल्कि हम उसको बेवकूफ़ गर्दानते हैं। जो शख्स अगर करेज दिखाए और उसके बाद उसको किसी तरह के सर्कमस्टांसेस या उसका खमियाजा भुगतना पड़े, सबसे तो हम बड़ा कहते हैं नुकसान कि ही उस बेचारे को होता है, जब भी तो हाँ, उस पर हाँ। नहीं बोलता है। वजिया, वेरी क्विकली, जो हम पहले बात कर रहे थे, शादीशुदा मर्द हजरात और उनके झूठ क्यों बोलते हैं? क्या ज़रूरत है? घर है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, क्यों बाहर मोहब्बत की तलाश में भटकते रहते हैं बेचारे? देखिए, उससे बहुत सारे पर्सनालिटी फैक्टर्स होंगे, बहुत सारे अदर फैक्टर्स होंगे जो कि शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ लीड कर जाता है। लेकिन वंस इट लीड्स, तो उसके बाद वही मैंने कहा कि बीइंग इन द पॉजिटिव लाइट, आप अपने आप को विक्टिम बनाते हुए जितने गेन्स ले सकते हैं, अगेन वो कंट्रोल डायनामिक्स हैं। आप सिंपैथी ले लें, आप अपने आप को कन्वीनियंटली किसी दूसरी रिवॉर्ड सिस्टम में एंटर कर लें, क्योंकि दूसरे इंसान को आप बता रहे हैं कि आप मजलूम है, तो डेफिनेटली वो आपके साथ बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। लेकिन वजह एक पॉइंट ज़रूर आता है इस तरह की सिचुएशन में, जब वो आप उस एंड दोराहे पे पहुंच जाते हैं जहां आपको एक चॉइस करनी पड़ती है। उस वक्त यही लोग अपनी घर गृहस्थी, अपनी वाइफ को सिलेक्ट करके हीरो भी बन जाते हैं, सुरखरू भी हो जाते हैं कि वो सुबह का भूला शाम में घर वापस आ गया है। उस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, वो यही होता है कि क्योंकि वो रिलेशनशिप डायनामिक्स ही मिसट्रस्ट पे है ना, हाँ। तो वाइफ भी उस शौहर की गलती को कहते हैं कि कोई बात नहीं, हो ही जाते हैं, मर्द कर ही लेते हैं। तो फिर मर्द हर दफ़ा इसीलिए करते हैं कि कन्वीनियंट है ना, तो और फिर ऑप्शंस भी हैं। और तो बेचारी महबूबा को तो वैसे ही यानी पूरी दुनिया उसको बुराई कह रही बुराई होती कह है। रही होती है, क्योंकि उसी में हाँ। फंसाया होगा। सो हाँ। दैट्स हाउ हमारे यहाँ सच अगैन कोई पर्सनल लाइबिलिटी होती है ना, हमेशा वो डिफाइन करती है कि आपकी इंटेग्रिटी कहाँ लाया करती है। अगर बिल्कुल आप सही। झूठ से कोई चीज़ हासिल करते हैं तो फिर आप करते रहें। आई थिंक यू हिट द नेल व्हेन यू से इट्स अबाउट इंटेग्रिटी। बहुत बहुत शुक्रिया फरहान, वजीहा, अंजा फॉर बीइंग हियर। व्यूअर्स, आज के हमारी इस पूरी कॉन्वर्जेशन में द की अंडरस्कोर वाज दिस ओनली कि आपकी इंटेग्रिटी क्या लाया करती है। हम ईमान के भी 3 दर्जे कहते हैं ना, जो सर्कमस्टांशियल होते हैं, कि आप पहले बुराई को हाथ से रोकने की, अपने एक्शन से रोकने की कोशिश कीजिए। नहीं कर सकते तो ज़ुबान से कहिए कि वो गलत है। अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो एटलीस्ट दिल में ये याद रखिए कि ये एक गलत चीज़ है। तो आपके वो ईमान के आप किस दर्जे पे हैं, आई थिंक हम उससे भी पीछे चले गए, क्योंकि हम दिल में भी अब उसको गलत नहीं समझते। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपके साथ फिर मुलाकात होगी और हाजिर होंगे। ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।